गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज देखते हैं इस टॉपिक को। लेक्चर नंबर 16 में प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकेंड मीडियम है। ऊपर पहला माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है और ये बीच में एक लाइन है यानी एक सरफेस है। ये लाइन नहीं सरफेस है। इस सरफेस को हम कहते हैं इंटरफेस यानी अंतरा पृष्ठ। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लाइन नहीं, एक्चुअल में ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस यानी अंतरा पृष्ठ, या इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह या अंतरा पृष्ठ दोनों कह सकते हैं इसको। ये कौन सा लाइन है? इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। ये आने वाला रे है, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, आपतित किरण। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, आने वाला रे। और ये जाने वाला रे है, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये आर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। तो यहां पर दो एंगल है, एक है आई, एक है आर। एक है आपतन कोण, एक है अपवर्तन कोण। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित होता है। विचलित होता है यानी इधर उधर भटक जाता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है या अभिलंब से दूर भागता है। इसका मतलब वह अपने पथ से विचलित होता है। इसी घटना को, इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से यानी पाथ से विचलित हो जाता है यानी डेविएट हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When light passes from one medium to the other, it deviates from its path. This phenomenon is called refraction of light. अब ये देखिए, ये इंसिडेंट लाइट है, इसको जाना कैसे चाहिए था? एकदम सीधा, एकदम सीधा जाना चाहिए था इसको। इस लाइट को एकदम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह अपने पथ से विचलित हो गया। ये किधर मुड़ गया? ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। यहां देखिए, इस रेखा को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। ये कौन सा लाइन है? नॉर्मल लाइन। तो लाइट को सीधा जाना चाहिए। लाइट को कैसे जाना चाहिए? एकदम सीधा, स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया, डेविएट हो गया। ये या तो लंब की ओर मुड़ेगा या लंब से दूर भागेगा। तो यहां इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि लाइट किधर मुड़ गया है? लंब की ओर मुड़ गया, नॉर्मल की ओर मुड़ गया। नॉर्मल से दूर नहीं भाग रहा है बल्कि नॉर्मल की ओर मुड़ रहा है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो या तो नॉर्मल की ओर बेंड करता है, मुड़ता है, या नॉर्मल से अवे जाता है यानी दूर जाता है, अर्थात वह अपने पथ से विचलित होता है। इस घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आने वाले रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाले रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम है, अपवर्तन के दो नियम है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने परावर्तन में दो नियम पढ़ा था, वैसे अपवर्तन में दो नियम है। पहला नियम बिल्कुल सेम है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में, एकदम एक सीध में होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करता है। दूसरा है साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू 1। म्यू टू 1 क्या है? कांस्टेंट है।
यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात कांस्टेंट रहता है। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या रहता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम μ2 कहते हैं और यही है रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम। साइन को शॉर्ट में साइन लिखा जाता है और इसको हिंदी में कहते हैं जिया। SIN साइन, साइन को हम शॉर्ट में SIN साइन लिखते हैं। जैसे आप लोग लिखते हैं ना साइन थीटा, कॉस थीटा, तो ये जो साइन थीटा आप लिखते हैं तो इसका पूरा फॉर्म क्या है? SIN साइन। इसी को हम शॉर्ट में SIN साइन लिखते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिया। तो ये I का मतलब होता है आपतन कोण, I का मतलब आपतन कोण, R का मतलब अपवर्तन कोण। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात, ये जो अनुपात है, रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी नियम को स्नेल का नियम, और इसी स्नेल के नियम को हम अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, यानी स्नेल का नियम क्या है? तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है, उसी को हम स्नेल का लॉ भी कहते हैं। स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम है। स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया का मतलब हो गया I का मतलब आपतन कोण, तो साइन I का मतलब हो गया आपतन कोण की जिया। अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। इंग्लिश में बोलेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यानी साइन I बाई साइन आर, साइन I और साइन आर, साइन I और साइन आर का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को क्या कहा गया? μ2 μ2 का मतलब क्या होता है? μ2 बाई μ1। इसका मतलब हम पिछले लेक्चर में बताए थे, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, और इसका वैल्यू होगा μ2 बाई μ1। तो साइन I और साइन आर का अनुपात कांस्टेंट रहता है और इस कांस्टेंट को हम μ2 अर्थात μ2 बाई μ1 कहते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction remains always constant. This constant is μ2 and this law is called Snell's law. क्लियर है स्नेल का नियम? तो अपवर्तन का दो नियम है। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है I का जो साइन होता है यानी साइन I, और R का जो साइन होता है यानी साइन R, यानी I की जिया, साइन को हिंदी में जिया कहते हैं, तो I की जिया और R की जिया का जो अनुपात है ये कांस्टेंट रहता है। इसी नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम को थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं। ये मान लो एक सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर में अलग माध्यम है और नीचे में अलग माध्यम है। ऊपर में जो भी मीडियम है उसको हम फर्स्ट मीडियम कह रहे हैं और नीचे में जो भी मीडियम है उसको हम सेकंड मीडियम कह रहे हैं। ऊपर में फर्स्ट मीडियम है, नीचे में सेकंड मीडियम है, ठीक है। और बीच में जो सतह है, ये सतह दोनों माध्यम को अलग करने का काम करती है। यह सतह दोनों मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इस सरफेस को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस या इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है कि वैसा सरफेस, इंटरफेस का इंटर का मतलब होता है बीच में और फेस का मतलब सरफेस, वैसा सरफेस जो दो मीडियम के बीच में हो, इसको इंटरफेस कहेंगे। रिफ्रैक्टिंग सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जिस पर रिफ्रैक्शन होता है। अब यहां पर बताइए, ये ऐसा सिल्वर्ड सरफेस तो है नहीं। अगर सिल्वर्ड होता तो यहां पर परावर्तन होता यानी रिफ्लेक्शन होता, लेकिन ये अनसिल्वर्ड है। ये जो सरफेस है ये दो माध्यम को अलग कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा? यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो उसे परावर्तक सतह, और जिस सतह पर प्रकाश का अपवर्तन हो उसे अपवर्तक सतह। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है अपवर्तक सतह है, इस सतह पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। मान लो ये फर्स्ट मीडियम है और पहले मीडियम में लाइट का स्पीड v1 है, पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ λ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जबकि दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड v2 है, वेवलेंथ λ2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। हम क्या लिखेंगे? स्नेल का नियम, साइन I बाई साइन R बराबर
μ2 बाय μ1। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि μ2 बाय μ1 बराबर होता है v1 बाय v2 बराबर होता है λ1 बाय λ2। एक बार फिर से देख लो, μ2 बाय μ1, μ2 को लिखेंगे c बाय v2, μ1 को लिखेंगे c बाय v1, c कैंसिल, तो क्या हो गया v1 बाय v2, और v बराबर f λ1 एंड v2 बराबर f λ2। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, कलर भी चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग होगा क्योंकि माध्यम अलग अलग है। तो μ2 बाय μ1 बराबर v1 बाय v2 बराबर λ1 बाय λ2। ये पूरा है स्नेल का नियम। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, यही है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को हम μ2 बाय μ1 यानी μ21 कहते हैं। ठीक है, μ2 बाय μ1 को μ21 भी लिख सकते हैं। साइन आई बाई साइन आर, यहां से देखिए साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाय μ1, साइन आई बाई साइन आर बराबर v1 बाय v2, साइन आई बाई साइन आर बराबर λ1 बाय λ2। लेकिन साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है μ2 बाय μ1, क्योंकि म्यू और भी उल्टा समानुपाती होता है, म्यू और लेमडा उल्टा समानुपाती होता है। ठीक है, तो यही है आपका स्नेल का नियम। यहां से ये वाला जो फॉर्मूला है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। तो कई लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसको हमने गुना करके लिखा है, भाग में नहीं लिखा है, प्रोडक्ट फॉर्म। μ1 साइन आई, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1 बराबर v1 बाई v2 बराबर λ1 बाई λ2। μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर v1 बाई v2 बराबर λ1 बाई λ2 बराबर μ2 बाई μ1। ठीक है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट होता है। इसको जाना था एकदम सीधा, लेकिन ये डेविएट हो गया, तो वह जितने एंगल से बेंड होता है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा कहते हैं। क्योंकि लाइट को जाना था एकदम सीधा पर वो चला गया इधर, यानी ये कितने एंगल से बेंड हो गया? डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा? डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा, अगर यह एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा। अगर मान के चलो लाइट डेविएट नहीं करता तो ये रे अगर सीधा जाता और ये, तो ये आमने सामने का एंगल बराबर होता। ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होता, लेकिन लाइट डेविएट कर गया और लाइट किधर गया? इधर गया, इस लाइन पे गया, इधर तो गया नहीं लाइट। तो इस पूरे एंगल आई में इधर वाला एंगल आर घटा दो तो डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा आई माइनस आर। तो बताइए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का वैल्यू यहां पर कितना होगा? आई माइनस आर। ये मान लीजिए रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, और इसमें ये डेंसर है, ये रेयरर है। रेयरर का मतलब होता है विरल माध्यम, डेंसर माने सघन माध्यम। डेंसर, सघन, रेयरर, विरल। लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो हमेशा लंब की ओर मुड़ता है। इसको जाना था सीधा पर ये सीधा नहीं गया, ये किधर मुड़ गया? लंब की ओर मुड़ गया। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन लाइट जब भी डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो लंब से दूर भागता है। ये लाइट है इंसिडेंट लाइट, ये डेंसर से किस में जा रहा है? रेयरर। इसको जाना था सीधा पर ये सीधा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, इधर भाग जाएगा, इधर। तो यहां पर इस दोनों केस को आप याद रखेंगे। लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वो हमेशा लंब की ओर यानी नॉर्मल की ओर मुड़ता है।
यानी नॉर्मल की ओर मुड़ता है, रेयरर से डेंसर में जाएगा, रेयरर से किस में जाएगा, डेंसर में जाएगा, तो ये किधर मुड़ता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो ये लंब से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको याद रखेंगे आप लोग। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर यानी नॉर्मल की ओर बेंड करती है। ये आप देख रहे हैं किधर बेंड कर रहा है, नॉर्मल की ओर। और जब लाइट सघन से विरल में जाती है तो ये लंब से दूर भाग रही है। इसको जाना था इधर लेकिन चला गया उधर, लंब से दूर चला गया। ठीक है, यह जितना, यहां पर इस एंगल को क्या कहेंगे, आपतन कोण, और इस एंगल को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। आपतित किरण और लंब के बीच का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और लंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। यहां पर आपतन कोण आई ये हो गया, आपतित किरण और लंब के बीच का कोण, और ये आर अपवर्तन कोण है, अपवर्तित किरण और लंब के बीच का कोण। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। यहां पर ये एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, क्योंकि लाइट को जाना था एकदम सीधा, लाइट को जाना था सीधा, पर ये कितने एंगल से विचलित हो गया, कितने एंगल से डेविएट हो गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा का फॉर्मूला यहां पर होगा, ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा। अब आई में आर घटा दोगे तो डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा आई माइनस आर। यहां पर डेल्टा का वैल्यू होगा, ये पूरा एंगल आर है और ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। तो आर में आई घटा दीजिए, आर में आई घटा दीजिए तो डेल्टा, यानी डेल्टा का वैल्यू या तो आई माइनस आर होगा या आर माइनस आई होगा। अगर आई बड़ा है आर से तो आई माइनस आर होगा, लेकिन अगर आर बड़ा है आई से, आर बड़ा है आई से तो आर माइनस आई होगा। यहां देखिए आर बड़ा है, ये 30 डिग्री पर आया, लेकिन कितने पर गया, ये मान के चलिए 50 पर गया, तो इस ये 30 पर आया, अगर ये सीधा जाता तो 30 पर ही जाता। लाइट अगर 30 डिग्री पर आ रहा है और अगर ये डेविएट नहीं करता तो ये 30 पे ही निकलता, लेकिन चूंकि नॉर्मल से दूर भाग गया तो ये कितने पे चला गया, 50। तो आया 30 पे, गया 50 पे, इसका मतलब 20 डिग्री एंगल से डेविएट कर गया। तो यहां पर आर की वैल्यू अधिक है आई से, तो डेविएशन हो गया आर माइनस आई, 50 माइनस 30। लेकिन लाइट अगर नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, आया 50 पर और निकला है 30 पर, इसका मतलब 20 डिग्री से डेविएट करेगा। तो डेल्टा का फॉर्मूला या तो आई माइनस आर होगा या आर माइनस आई होगा। वो डिपेंड करता है कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है। इस केस को आप याद रखेंगे। ये नॉर्मल लाइन है। अब देखिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका, ये मान लो रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है। ये मान के चलिए हवा है और ये पानी है। तो पानी तो ज्यादा सघन है, हवा विरल माध्यम है पानी की अपेक्षा। यहां पर ये आई है और ये एंगल आर है। अगर आई का वैल्यू मान के चलो यहां 20 डिग्री है और आर का वैल्यू मान के चलिए यहां 12 डिग्री है, यानी कितने एंगल से ये डेविएट कर गया, 8 डिग्री से। 20 में 12 घटाइए 8, आया 20 पर और गया है 12 पर, 8 डिग्री से डेविएट हो गया। अगर आई के वैल्यू को हम बढ़ा दें, 20 डिग्री से हम 30 डिग्री कर दें, तो आर का भी वैल्यू बढ़ेगा, 12 डिग्री से ये 22 डिग्री हो जाएगा। अगर आई के वैल्यू को बढ़ा दें और बढ़ा दें तो आर का वैल्यू और बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, अगर आपतन कोण घटाइएगा तो अपवर्तन कोण भी घटेगा। इसको भी याद रखें, अगर आपतन कोण घटाएंगे अपवर्तन कोण घटेगा। अगर आई की वैल्यू 0 करें, अगर आई की वैल्यू 0 करेंगे तो आर की वैल्यू 0 होगी। कैसे, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का μ2 है। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। अगर आई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो μ1 इंटू साइन 0 बराबर μ2 इंटू साइन आर। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, μ2 साइन आर। μ1 इंटू 0 0, μ2 साइन आर।
म्यू2 को इधर लाओ, 0/μ2 0 साइन आर, इसका मतलब आर 0। अगर आई का वैल्यू 0 तो आर का वैल्यू 0। आई का वैल्यू 0 कब होगा? जब यहां देखिए आई का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, यहां पर आई का वैल्यू 30, यहां आई का वैल्यू 20, यहां पर आई का वैल्यू 10, यहां का आई का वैल्यू 8 डिग्री। आई का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि इंसिडेंट रे एकदम से नॉर्मल में सट गया, एकदम ऐसे आएगा। तो अगर लाइट किसी सरफेस पर एकदम नॉर्मली आएगा तो वो सीधा निकल जाएगा, वो अपने पथ से डेविएट नहीं होगा। अगर लाइट किसी सरफेस पर एकदम से नॉर्मली आएगा, लंबवत आएगा, तो फिर वो सीधा निकलेगा। लाइट अगर लंबवत आएगा, एकदम लंबवत आएगा, तो आपतन कोण 0 होगा, अपवर्तन कोण भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब लाइट अगर सीधा आएगा तो सीधा निकलेगा, यहां पर यह अपने पथ से विचलित नहीं होगा। यहां पर अपवर्तन होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, जबकि माध्यम बदल रहा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा, रेयरर से किस में जा रहा है, डेंसर में। लाइट जा रहा है रेयरर से डेंसर में, फिर भी ये अपने पथ से विचलित नहीं हुआ, ये इसको जैसे जाना था वैसे ही चला गया। डेविएशन हुआ? नहीं हुआ, कोई अपवर्तन नहीं हुआ। तो बताइए आपतन कोण के कितने मान पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है? तो इसका आंसर है 0 डिग्री। आई का वैल्यू आप 10 डिग्री लो तो फिर ये अपने पथ से विचलित होगा, 20 डिग्री लो विचलित होगा। यानी आई का वैल्यू अगर 0 लोगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यानी अगर प्रकाश किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए एकदम लंबवत चली जाएगी। आई का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0। इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन एंड इट विल गो अनडेविएटेड। वो बिना विचलित हुए सीधे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स है जो रिफ्रैक्शन पर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सम न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आंसर यहां देखिए, ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर फर्स्ट मीडियम है और नीचे सेकंड मीडियम है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है जिसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है जिसका वैल्यू √2 है। अब इसका 1 है और इसका √2 है, इसका मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, इस मीडियम का कम है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वो डेंसर होगा। इसका मतलब ये विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, और जबकि ये कौन सा माध्यम है, सघन। हम कैसे समझ गए? देखिए इसका म्यू अधिक है, √2 है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, यानी इससे अधिक है। इसका मतलब ये विरल है, ये सघन है। लाइट जब जाता है रेयरर से डेंसर में तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करता है, इसको जाना चाहिए था सीधा, पर ये सीधा नहीं जाएगा, ये किधर मुड़ गया, लंब की ओर मुड़ गया। आई का वैल्यू निकालना है, जबकि आर का वैल्यू है 30 डिग्री। आपतन कोण निकालना है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, और μ1 μ2 का मान दिया गया है। आपको किसका मान निकालना है, आपतन कोण का मान। तो स्नेल का नियम लगाएंगे, μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। μ1 का वैल्यू है 1 इंटू साइन आई बराबर μ2 का वैल्यू है √2 इंटू साइन आर, आर का वैल्यू है 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, साइन आई बराबर √2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन आई बराबर √2 इंटू 1/2 यानी 1/√2, यानी आई की वैल्यू 45 डिग्री निकल गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/√2 है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का मान निकालना है। फिर यहां पर स्नेल का नियम लगेगा, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। μ1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, साइन आई का वैल्यू 60 डिग्री, μ2 का वैल्यू √3/√2 इंटू साइन आर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/√2 साइन आर। √3 कैंसिल हो गया, √2 को ऊपर ले आओ, √2/2 बराबर साइन आर। ये कैंसिल होके 1/√2 होगा साइन आर, यानी आर का मान कितना आ गया 45 डिग्री। आप जानते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो गया, साइन आर 1/√2, आर 45 डिग्री। तो इस तरीके से स्नेल के नियम पर जो न्यूमेरिकल्स आता है वो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।